देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था कि रूरल जो आपके रूरल एरियाज है, जो आपके विलेजेस है, वहां पे अपने को क्रेडिट में क्या प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इसके अपन लोग रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक से पढ़ने वाले, राइट, है ना? पेज नंबर 222 से पढ़ेंगे अपन लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। हाँ, वो टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ, हाँ हाँ हाँ। तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन रूरल क्रेडिट, मतलब आपके कोऑपरेटिव बैंक्स का रूरल क्रेडिट में क्या रोल है, वो अपन अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तरह के लोन बैंक दिया करते हैं, अपने बुक के साइड में लिख दो। आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है वो। देवांश, यस सर। आवाज आ रही है ना? नहीं आएगी तो मुझे बोल देना। तो सबसे पहले आपके हाँ, ओके, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन चलेगा। तो जो रूरल, आप लोग अपनी बुक के साइड में लिखेंगे 3 तरह के जो लोन, रूरल क्रेडिट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। शॉर्ट टर्म लोन्स को एसटी, एमटी और एलटी लिखो एकदम साइड में, और डैश डैश मार के लिखो। एसटी के डैश में लिखो अप टू 15 मंथ्स, एसटी करो और डैश लिखो अप टू 15 मंथ्स। एमटी करो मीडियम टर्म और डैश करो 15 मंथ्स टू 5 इयर्स, और एलटी अबव 5 इयर्स, ऐसे लिखो बाजू में। लिख दिया तो बताना। 3 तरह के लोन्स होते हैं, एक होता है Yes, शॉर्ट sir. टर्म, वो कब तो अप टू 15 मंथ्स का होता है। फिर एक होता है मीडियम टर्म जो 15 मंथ्स से 5 इयर्स तक होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म जो आपका मोर देन 5 इयर्स होता है। अब शॉर्ट टर्म मतलब क्या हो गया, 15 महीने तक के लोन। ये क्यों लगते हैं? या आपको एवरी ईयर जो आपकी एक्टिविटीज होती है, सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, जो आपको हर बार हर साल लगते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है, जो ये आपकी रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है, उनके लिए जो आपको पैसा चाहिए रहता है, उस चीज के लिए यदि आपको फाइनेंस चाहिए होता है तो आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रेफर करते हो। दूसरा कैटेगरी होता है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट किस लिए काम आता है आपको? बाइंग कैटल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, जो 5 साल 6 साल तक आपके जिनके टूल्स की लाइफ होती है, वो खरीदो। मीडियम टर्म जो मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं वो। और लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब क्या हो गया, आपको लैंड खरीदनी है, आपको मशीनरी खरीदना है ना? तो ये सब आपके किस चीज के लिए हो गए? ये लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। तो ये कैटेगरी इन्होंने डिवाइड किया गया है। द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग मीडियम टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स आर। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे शॉर्ट एंड मीडियम। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करने वाले, या शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट को प्रोवाइड करने वाले 3 आपके इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन दिए: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, PACS, DCCB एंड स्टेट। तो देखो, एक है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक जो हर स्टेट में रहते, स्टेट्स के हिसाब से रहते हैं। उनसे नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। लास्ट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये एक्चुअली आपके विलेजेस में प्रेजेंट होती है। अब इसके नीचे बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, अंडरलाइन करेंगे, इट इज एपेक्स बैंक एट स्टेट लेवल। मतलब हर स्टेट का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है वो एपेक्स बॉडी होती है स्टेट के रूरल फाइनेंस को देखने के लिए। क्या होती है? एपेक्स बॉडी होती है स्टेट के रूरल फाइनेंस को देखने के लिए। फिर उसके बाद स्टेट्स क्या करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब आपके स्टेट्स में होती है डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट लेवल एक आपका SCB होता है, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। वो क्या करता है, वो डील करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। जैसे सपोजिटली महाराष्ट्र में 35 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो आपके जो एक SCB जो है महाराष्ट्र का, वो आपके 33 DCCBs मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद DCCB इन टर्न्स डील्स विद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, PACS. In this way, DCCB is intermediary between SCB and PACS. This is how the 3 institutions are related to each another. अब क्या होता है बेटा, PACS आपके विलेज लेवल की बॉडी हो गई। आपका एक सेंट्रल लेवल पे बॉडी होती है एपेक्स बॉडी, उसको बोलते हैं नाबार्ड, NABARD। ठीक है। उसके बाद जो नाबार्ड रहता है वो आपकी एपेक्स बॉडी होगी रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करता है, स्टेट्स को पैसा
ट्रांसफर करता है। स्टेट्स वो अपना पैसा एससीबीज में, मतलब जो स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इस पर्पस के लिए बने हुए, वो स्टेट की लेवल की एपेक्स बॉडी है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर स्टेट क्या करता है, एससीबीज क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव है और जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डीसीसीबीज में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं बहुत सारे गांव, जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नागपुर सिटी है, रामटेक सिटी है, उसके बाद छोटे छोटे तालुकाज और बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे विलेज लेवल पे, हर विलेज लेवल पे आपके पीएसीएस होंगे। तो डीसीसीबीज क्या करेंगे, डीसीसीबीज फिर पीएसीएस को फंड ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से आपका जो फंड है वो क्या जाता है, ऊपर से नाबार्ड से लेके पीएसीएस तक जाता है। एक सिंपल चीज है, जैसे आपका हार्ट होता है, वो हार्ट पूरी बॉडी के लिए ब्लड पंप करता है, राइट। तो पूरी बॉडी के थ्रू वो कैसे जाता है, पहले बड़ी वाली वेन्स होती है वो आपके ऑर्गन्स में जाती है, फिर वो ऑर्गन से वेन्स आपके मसल्स के टिश्यूज और फिर धीरे धीरे सेल्स के थ्रू जाती है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए नाबार्ड इज योर हार्ट। ठीक है, उसके बाद आपके धीरे धीरे एससीबीज, वो सारे 27-28 स्टेट जितने भी उनके एससीबीज में जाता है पैसा, फिर एससीसीबीज से हर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पैसा जाता है, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट से आपके पीएसीएस में जितने भी विलेजेस रहेंगे उस हिसाब से पीएसीएस के थ्रू पैसा जाएगा। आपको ये फ्लो समझ में आया? हाँ सर। देवांश, Yes, sir. सुचित, यस सर। सुचित आपने वीडियो देखे थे क्या? 2 वीडियो डाले थे बेटा मैंने। हाँ सर, रूरल हाँ। डेवलपमेंट 1 देख लिया सर मैंने। 1 देख लिया ना, तो ओके। आज 2 है क्योंकि रूरल डेवलपमेंट, तो आपने अगर 1 नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे लगेगा, तो अच्छा कि आपने 1 देख लिया। हाँ, तो अब क्या होता है, देखो नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बना हुआ है, जो आपका नाबार्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने बजट में पैसा एलोकेट करती है वो नाबार्ड में ट्रांसफर कर देती है रूरल डेवलपमेंट के लिए। फिर नाबार्ड क्या करता है, हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से, हर स्टेट के डेंसिटी है, उन सब जो चीज उसको लगती है, उसके क्लाइमेट है, टेम्परेचर या उसके जो ड्रॉट सिचुएशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस हिसाब से उस स्टेट के जो लेवल की बॉडीज होती है एससीबीज, उसमें पैसा ट्रांसफर करता है। स्टेट अपने हिसाब से जहां उसको जरूरत लगती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने की जरूरत है, वो उतना पैसा डीसीसीबीज में ट्रांसफर करेगी, डीसीसीबीज पीएसीएस में ट्रांसफर करेंगे, और आपकी जो रूरल पब्लिक है वो डायरेक्टली पीएसीएस पे जाके फाइनेंस उठाएगी। सिंपल, समझ में आया आपको? हाँ या ना बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। पीएसीएस क्या होता है अपन पढ़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये पीएसीएस होता क्या है, तो पीएस रोल ऑफ पीएसीएस जो है, उसके साइड में जो जगह है वहां पे आप लिख के रख लो कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, अब पीएसीएस कौन बनाता है, 10 और मोर पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ विलेज। तो लिख दो 10 और मोर पर्सन्स आपको एक पीएसीएस के लिए चाहिए, 10 और मोर, तो साइड में लिख दो 10 और मोर लिख दो। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू अ विलेज, मतलब ये पीएसीएस कौन से लेवल की बॉडी, इट्स अ विलेज लेवल बॉडी, तो सेकंड पॉइंट लिखो विलेज लेवल। थर्ड, the management is honorary. Third, the only accountant is a society is under elected body. Sorry, इसमें क्या है, आपका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ऑनररी बेसिस पे, मतलब वो आपको सैलरी कोई मुफाड़ सैलरी नहीं देंगे कि आप जो बोलोगे सैलरी दोगे, आपको ऑनरेरियम मिलेगा, मतलब आपका जितना खर्चा है आपके जेब से ऊपर जो जेब से जो जा रहा है वो आपको मिल जाएगा, आपको ओवर एंड अबव उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटेंट ही होता है हर पीएसीएस में, हर पीएसीएस में बस एक अकाउंटेंट ही होता है, जो क्या होता है, जो आपका पेड एम्प्लॉयड होता है, बाकी सब ऑनररी बेसिस पे काम करते हैं, मतलब उनको जो मिलता है वो सैलरी नहीं मिलता है, उनको जो मिलता है वो होता है ऑनरेरियम। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर एनएफपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, उसके बाद profits earned by PSCS are used for welfare of the village. ठीक है, it may be used for activities like, underline करो, जो प्रॉफिट है उसका वो किस चीजों में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, फंडिंग ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इंडिया में कितने हैं पीएसीएस, 1 लाख पीएसीएस है, अंडरलाइन करेंगे, इंडिया में कितने पीएसीएस है, 1 लाख पीएसीएस है, और मेंबरशिप कितनी है, मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स, अंडरलाइन करेंगे, मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स। ऑब्वियसली एक पीएसीएस में 10 लोग जरूरी है, और अपने पास 10 लाख है तो कम से कम 1 करोड़ के ऊपर तो फार्मर होंगे ही, इंटू 10 करोगे तो एक्चुअल फिगर जब अपन ने निकाला तो अपने को पता चला कि हर पीएसीएस में मतलब सॉरी, आपके टोटल पीएसीएस में कितने फार्मर्स इन्वॉल्व है जो डायरेक्टली पीएसीएस से फंड लेते हैं, तो वो है आपके 10 करोड़ फार्मर्स।
दिस इज अबाउट 45% ऑफ द रूरल फैमिलीज, मतलब 45% ऑफ द रूरल फैमिलीज है वो पीएससीएस का फायदा उठाती है। तो आप सोच लो कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट, द पीएससीएस हैज बीन असाइन्ड अ स्पेशल रोल। अब इसका स्पेशल रोल क्या है, उनको है कि किसानों को या रूरल पॉपुलेशन को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो पीएससीएस का बेसिक टारगेट क्या है सर, अपन ने पीएससीएस, इतने सारे पीएससीएस है, इतने रूरल फैमिलीज एसोसिएटेड है, उसके बाद अपन ने ये भी देखा प्रॉफिट जो कमाते हैं वो यहाँ काम आता है, लेकिन उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। अंडरलाइन कर लिया, शॉर्ट नोट बनाने जितना आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलेंगे सब? यस सर। लिख सकते हो अपने हिसाब से, 5 पॉइंट्स उठाओगे, आपको 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला है, 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में नहीं होते। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 4 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस और 6 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। 6 मार्क क्वेश्चन के लिए रोल ऑफ पीएससीएस नहीं पूछेंगे, ये 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो आप ऑन अ सेपर साइड 5 पॉइंट्स भी काम के याद कर लोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 5 पॉइंट्स यदि आपने साइड में लिख लिए होंगे बुक के, तो अपन आगे बढ़ते हैं। वो जो स्पेस है आपके जो कॉर्नर्स में होती है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अपनी बुक में पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बहुत कम एफर्ट्स लेना पड़े। ये अपना टारगेट होना चाहिए। ये 40 मार्क्स अपने हाथ के मार्क्स है, यहाँ पे अपन गड़बड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब भाई पीएससीएस बने हुए हैं सर, सब बने हुए, लेकिन फिर भी अपने गांव अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुए? जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, 45% फैमिलीज है जो आपके पीएससीएस का फायदा उठा रही है, ऐसा लिखा है इसमें, तो व्हाई आर आवर रूरल एरियाज, अपने विलेजेस अभी भी अंडर डेवलप्ड क्यों हैं? वहां पे कहीं कहीं जगह पे बेसिक एमिनिटीज भी क्यों नहीं है? सबसे पहला रीजन है पीएससीएस सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग वीकनेसेस। ओवरड्यूज। Overdues means non-repayment of debt by rural borrowers. At present कितने हैं? अमाउंट लिखो, देखो ऑनलाइन करेंगे, 10,000 करोड़ है जो पीएससीएस ने क्रेडिट के तौर पे एक्सटेंड तो कर लिया लेकिन उनको वापस नहीं मिला। तो मुझे बताओ, अगर 10,000 करोड़ सिर्फ विलेज लेवल के पैसे आपके नहीं आ रहे हैं बॉडीज के, फाइनेंशियल बॉडीज के पास, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे, कितना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच वो फेस करने वाले हैं। The main reasons behind this problem is, underline करेंगे, first, defective lending policy and inability to take quick action against defaulters। सबसे पहला पॉइंट है आपका लेंडिंग पॉलिसी जो है वो डिफेक्टिव है। दूसरा क्या है? इनएबिलिटी टू टेक क्विक एक्शन, मतलब भाई डिफॉल्ट कर लिया आपने लोन, तो वो लोन की रकम वसूलने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करता। थर्ड, borrowers naturally take advantage of weak functioning of PSCS and try to avoid repayment। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। In addition to that, थर्ड पॉइंट यहाँ से चालू होता है, political decisions of waiving loans और part loans और interest up to limit। अभी इलेक्शन आएंगे बिहार के, आप नोटिस करना, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते हो तो किसान की कर्ज माफी आपके हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि रूरल पॉपुलेशन है जो वोट देती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो वोट नहीं देते हैं। रूरल एरियाज में वोटिंग अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो उनका कोर वोटर बेस ही वहां शिफ्ट हो जाता है। तो उनको लुभाने के लिए क्या करना? किसान की कर्ज माफी, इसकी कर्ज माफी, उसकी कर्ज माफी, सबकी कर्ज माफी उस टाइम पे वो कर दी जाती है। तो जो बेचारी पीएससीएस होती है, जिसको फंड्स कहाँ से छट छट के ऑलरेडी एक छोटा सा फंड मिलता है जो वो लोन के तौर पे दे चुकी होती है, उस पैसे की उसके पास रिकवरी नहीं आती है। बच्चों समझो, पैसे की रिकवरी नहीं आना मतलब क्या हो गया कि आगे जब आपकी ऐसी एक्टिविटीज होगी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी वापस से, तो वो पैसा देने के लिए बैंक्स के पास, पीएससीएस के पास पैसा नहीं रहेगा। और वो पैसा जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपकी एक्टिविटीज जो है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, वो थम जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, पीएससीएस का बेसिक प्रॉब्लम है कि एक तो आप ऑनरेरियम बेसिस पे वहां के लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो ऑनरेरियम बेसिस पे कोई भी बंदा इतना मगजमारी नहीं करेगा कि मैं घर घर जाके जिसने लोन लिया उससे कलेक्ट करूं। आप उसको बकाया एक अट्रैक्टिव सैलरी दोगे तो वो एफर्ट्स लेगा, नहीं तो वो एफर्ट्स लेगा नहीं। तो उसकी फंक्शनिंग ही वीक है, उसकी लेंडिंग पॉलिसी डिफेक्टिव है, और उसके बाद लोग एडवांटेज लेते हैं, लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन पे नहीं करना एक रेगुलर ट्रेंड समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
आपका फंड कितना अभी वो बचा है 10,000 करोड़। आप अमाउंट अंडरलाइन कर लोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 10,000 करोड़ आपका है नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो लिखा है, द बोरोवर पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर टू गेट देयर लोन्स वेव्ड। धरना निकाल लेंगे, मार्च निकालेंगे, कैपिटल तक जाएंगे, असेंबली तक जाएंगे, रेड फोर्ट तक जाएंगे, सब जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्जा माफ कराना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है आपके फाइनेंसिंग पॉलिसीज में। सेकेंड पार्ट है not reaching the poor. Tenants, sharecropper, landless, agriculture laborers, rural artisans constitute the poorest of rural population. The flow of credit to this section is only 3 to 5% of total credit. It means that cooperative credit has failed to reach the poor. मतलब आपके जो एक्चुअल गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके सर्वाइवल इश्यूज आते हैं, ऐसी पॉपुलेशन में सिर्फ 3 से 5% तक लोगों को ही लोन मिल पाता है, बाकियों को नहीं मिल पाता। द मेन रीजन बीइंग इज अवेयरनेस। मतलब आप स्कीम अनाउंस कर लेते हो, अपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट करवा लेते हो कि हमने ऐसा किया, हमने कर्ज माफ, लेकिन द मैसेज फेल्स टू रीच द पुअर जिसको एक्चुअली जरूरत है। तो इन चीजों का फायदा सही मायने में कौन उठाता है? जिसको जरूरत नहीं होती है, उसके बिना भी काम कर सकता है। ठीक है, तो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए अपन कहते हैं ना, तो गरीब ही है और अमीर होता जा रहा है। तो ये जो आपका इनकम गैप है, क्यों है? क्योंकि जो गरीब है वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है और उसमें अवेयरनेस नहीं है। वो अपने रेगुलर काम देखेगा कि आपके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स पड़ेगा और उस तक पहुंचाने का, उसको समझाने का कोई तरीका है नहीं, कोई अच्छा एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है। तो जो एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए, ऐसे में सिर्फ 3% लोगों को मिल पाता है और बचा हुआ जो पैसा है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो अपन ने पढ़े थे किसके? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो आपको PACS नहीं देता। The institutions meeting long term loan requirements are state cooperative and SC, वो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं तो स्टेट लेवल बैंक्स, वही उसका पूरा नाम है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे नाबार्ड की जगह स्टेट लेवल का SCABARDB ऐसा कुछ बनाया है। एंड सेकेंड इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। Normally there is one SCARDB in each state and there are many PCARDBs। मतलब वही हो गया कि हर स्टेट की एक एपेक्स बॉडी जैसा हो गया वो स्टेट कोऑपरेटिव्स, और PACS जो जैसे PACRBD जो भी आपका दिया हुआ है वो हर विलेजेस या हर बहुत सारे जगह होता है। जैसा नहीं है कि हर विलेज में एक हो, ग्रुप ऑफ विलेजेस में मिला के भी एक PCARDB हो सकता है। अब ये जो SCARDB है उसको फंड्स किससे मिलता है? अंडरलाइन करेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड नाबार्ड। मतलब नाबार्ड भी पैसे डायरेक्टली कभी कभी यहाँ पे क्रेडिट कर देता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर सिंपली लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, कमर्शियल बैंक्स, RBI एंड जनरल पब्लिक। मतलब ये लोन भी लेते हैं लोगों से, ये वहां से भी पैसा आता है, इसका खुद का जो शेयर कैपिटल होता है वो, और बाकी क्या नाबार्ड जो पैसे देता है वो। अब इनका काम क्या है? ये क्या काम? सबसे पहला, गिव लोन्स फॉर रीपेमेंट ऑफ पास्ट डेट्स, इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड। मतलब आपको लैंड में कोई इंप्रूवमेंट करना है। सर लैंड इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? लैंड इंप्रूवमेंट का मतलब आपको होता है लैंड की टिलिंग करना, बंजर जमीन को थोड़ा उपजाऊ बनाने के लिए जो आपको लैंड इंप्रूवमेंट करनी है वो, आपको फेंसिंग करना है तो वो लैंड इंप्रूवमेंट हो गया, ये सब। ठीक है, out of these repayments of past debts account for more than half of the credit advances by CARDBs, about 30% is account by purchase of machinery। मतलब आपका 50% से ज्यादा पैसा जो ये CARDBs निकालते हैं वो आपका पिछला लोन चुकाने के लिए जाता है। मतलब लोन चुकाने के लिए आप वापस लोन ले रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? लोन चुकाने के लिए आप लोन ले रहे हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, आपने एक लोन लिया था, उसको चुकाने के लिए आपने वापस लोन ले लिया। एंड जो बचा हुआ 30%, जो बचे हुए में से जो 30% रहता है, मतलब 50% तो यहाँ जाता है, जो 30% है वो 30% आपका प्लांट एंड मशीनरी में जाता है। मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्टिव यूज है उसमें कितना जाता है? आपका सिर्फ 30% जाता है। अंडरलाइन करेंगे, 30% किस में जाता है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में। एंड मोर देन हाफ किस में जाता है? आपका रीपेमेंट ऑफ पास्ट डेट्स। ये अंडरलाइन करेंगे। ये सारी चीजें जो है ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछी जाती है। अच्छा सर, कई बार मल्टीपल चॉइस में नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट भी दे दिया गया तो आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप MCQs के हिसाब से बारीकी से चीजें पढ़ रहे हो।
अब ये प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं? सबसे पहला रीजन है प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज। ये जैसे हर जगह रहता है, गांव में ओवरड्यू लोगों से नहीं पे किए जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग जितना इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसा उठाते हैं ना बेटा, उससे कहीं दुगुना या तिगुना रकम वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से उठाते हैं, एंड इनफॉर्मल सोर्सेज उनको लूटते हैं। एंड सेकेंडली, इनका जो लोन होता है वो लोन प्रोडक्टिव पर्पस की बजाय कंजम्पशन पर्पस का होता है। मतलब इनको खाने पीने और बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोन लेना पड़ता है अपने लिए। तो जब उन चीजों के लिए आप लोन लोगे, वो चीज तो आपको कोई इनकम जनरेट करके देने वाले हैं नहीं। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, आपने किससे पैसे उधार लिए और आपने उससे कुछ खाने का खरीद के दिया उसको, तो क्या होगा? वो उसको खाने में कंज्यूम कर लेगा। क्या उससे एक की जगह दो पैसा बनेगा? दो की जगह ढाई, ढाई की जगह चार, ऐसा कुछ बनेगा? उससे पैसा नहीं बनने वाला है। वो पैसा आपने लोन के तौर पे लिया और आपने कंज्यूम करके उस पैसे को खत्म कर दिया। तो वो चीज आपके लिए नया पैसा नहीं बना के देने वाली। समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे पहला रीजन यही है आपके ओवरड्यू। यस सर। ओके। सेकेंड रीजन क्या है? लैक ऑफ सुपरविजन एज टू वेदर लोन्स गिवन आर बीइंग यूटिलाइज प्रॉपर्ली। भाई लोन दे दिया, लोन दे दिया, लेकिन उसके बाद कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है, कोई चेकिंग नहीं होती है कि भाई हमने यदि इस पर्पस के लिए लोन दिया है तो यूज करने वाला उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है वो लोन ले लिया, लोन लेके कुछ तो भी कर लिया और लेके भाग गया। तुम करोगे क्या भाई? तुम्हारे पास कोई मैकेनिज्म, कोई सुपरविजन करने वाला बंदा ही नहीं है। थर्ड रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर फॉलो अप टू इंश्योर दैट ऑल लोन्स आर रीपेड। भाई आपका फॉलो अप भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट अगर बहुत टाइम से नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? वो फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्ड करके लगते हैं इसके पैसे नहीं आए। वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चला जाता है इतना ओवरड्यू, उसके बाद भी चल जाता है इतना ओवरड्यू, उसके बाद भी चल जाता है इतना ओवरड्यू है। मतलब देयर इज नो वन कि वो जाके चेक करे कि भाई पैसा नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और उसके लिए अगर निकलवाना है तो कैसे निकलवाना है। ठीक है? All these problems arise due to lack of trained employees, that is lack of adequate technical and supervisory staff। क्योंकि ये करने के लिए उनके पास स्टाफ नहीं है। अच्छा स्टाफ क्यों नहीं है सर? अपने यहाँ तो इतनी जॉबलेसनेस है तो कोई स्टाफ मिलता क्यों नहीं इनको? क्योंकि स्टाफ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पैसा ही इतना कम दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कैन नॉट वेस्ट दैट मनी इन गिविंग सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरीज, राइट? तो वो पैसा वो सैलरी के तौर पे दे नहीं सकते, तो ऑनरेरियम बेसिस पे काम करना है। तो भाई कोई बंदा काम क्यों करेगा जब काम करके कम पैसा मिलने वाला है? इससे अच्छा मैं काम ही नहीं करूँ ना। गवर्नमेंट तो ऐसे भी आपको फ्री में खिला ही रही है ना, है कि नहीं? इसलिए इन लोगों को ट्रेंड स्टाफ भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हेडिंग, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन इंडिया। तो अपन ने अभी तक जो चीजें पढ़ी है कि भाई पीएससीएस है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, सब कुछ है, तो ये सब चीजों ने इंडिया के रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में कितना डेवलपमेंट करे हैं, डेवलपमेंट करें हैं कि नहीं करें हैं, कमी रह गई तो कहाँ कमी रह गई है, ये अपन इस असेसमेंट वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, कोऑपरेटिव क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है? Cooperatives are playing important role in flow of institutional credit. They supply underline 17% of total institutional flow in rural areas. During 9-10, their total lending was more than 63,000 crore rupees. Underline करेंगे. Next, about 50% of Kisan credit card were issued by cooperative banks. By 2010, cooperative banks had issued more than 956 lakh Kisan credit cards. क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट पे आप ले सकते हो जो चीज लेना, बाद में जैसी जैसी आपके पास रकम आएगी आप उससे चुका सकते हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड कितने इशू कर दिए गए थे 2010 तक? 956 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। जहां भी फिगर्स आ रहा है ऑनलाइन करेंगे। ठीक है? मतलब आपका जितना भी रूरल का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में से 17% आपके कोऑपरेटिव सेक्टर ने दिया था। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल रूरल क्रेडिट। Cooperative supply in about 10% of total rural credit. The share itself is not significant. A large part of rural borrowers are still dependent on private money lenders. Third, two main weaknesses है. First, there is a problem of overdues जो अपन लोग हर चीज में पढ़ चुके हैं. Second, lack of professionalism which is in turn due to lack of technical and trained personnel running the society. This weakness has also caused the problem of overdues. मतलब problem of overdues है, और वो क्यों है? क्योंकि आपके पास adequate staff नहीं है जो recoveries और utilization को check कर सके. And next is limitations in functioning. The performance of credit
cooperative credit must be assessed against these the limitations with the societies have to function. सबसे पहला limitation, कोऑपरेटिव्स डू नॉट गिव लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। अब गांव वालों को बेटा लोन चाहिए रहते किसके लिए, बेटी की शादी है तो लोन चाहिए, बेटा की शादी है तो लोन चाहिए, कुछ खाना कराना है तो लोन चाहिए, घर में बच्चा हुआ तो लोन चाहिए, माँ बीमार हो गई तो लोन चाहिए। तो ये एक अनप्रोडक्टिव पर्पस है। सर किसी की जान बचाना अनप्रोडक्टिव कैसे? किसी की जान यदि आप बचाओगे तो आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, मतलब वो आप पैसा लेके पैसा नहीं बना रहे, वो पैसा आपका कंज्यूम हो रहा है। तो आपका बहुत सारा जो पैसा है रूरल क्रेडिट का वो इसमें चला जाता है, किसमें? अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, वो आपको कभी भी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं देंगे। आप बोलो मुझे खेती में इंप्रूवमेंट करना है, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दे विल गिव यू लोन, ठीक है। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो लोन देते नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो आपके रूरल के जो लोग होते हैं, रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। नेक्स्ट, देयर इज लॉट ऑफ इलिटरेसी इन रूरल पॉपुलेशन। अब कोऑपरेटिव में लोन लोगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा। ये आपकी इलिटरेट रूरल पॉपुलेशन से होता नहीं है। तो उनको बस कैसा लगता है, मैंने जाना है मनी लेंडर के पास, उसको बोलना है मेरे को इतने पैसे चाहिए, वो लिखा पढ़ी खुद ही कर लेगा और मेरे को पैसे दे देगा। तो आगे मेरे को इतनी दिक्कत आएगी वो ये लोग नहीं सोचते। उनके लिए बस टेम्पररी, बेटा रोज कमाना है, रोज खाने वाले लोग होते हैं, वो इतना आगे का सोचते ही नहीं है। जब आएगा तब अपन देखेंगे, भगवान अपनी गाड़ी अब तक चलाया है और आगे भी भगवान अपनी गाड़ी चला लेगा, ऐसे अजम्पशन से वो लोग चलते हैं। तो वो लोग इस सेक्टर तक, इतने पेपर वर्क तक, ये सब उनसे होता नहीं है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। तो सीधा साधा रिसोर्ट यूज करते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। Third, the societies are regulated by government agencies. They have to face government departments who are generally slow in reacting to the demands and problems of कोऑपरेटिव। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी ऑफिस जो आपको मालूम है किस तरह से वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वो चाहिए, इसका डेमो लेना है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके कोई भी काम करवाइए। नहीं आप 10 खिड़की बदलोगे, एक विंडो से दूसरे विंडो जाओगे, कोई भी स्टेट बैंक में चले जाओ तो आप नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि जेन्युइनली ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ होता है वो एफर्ट्स नहीं लेगा तो भी उसको इतनी सैलरी दोगे, एफर्ट्स लेगा तो भी उसको इतनी सैलरी दोगे। तो एफर्ट्स नहीं लेके उतनी सैलरी उठाना उसके लिए कभी भी फायदेमंद रहने वाला है। समझ में आया सबको यहाँ तक? ये असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, उसको ऑनलाइन, उसको स्टार मार्क कर लो। 4 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है। ऑनलाइन करेंगे सब लोग? अच्छा, मैं अभी आपको एक लिंक वापस भेज रहा हूँ, उसमें अपन लोग आगे वाला चैप्टर, मतलब पूरा ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे, रूरल मार्केटिंग वाला। तो अपने मोबाइल्स पे टिके रहो, मैं तुरंत आपको दूसरी लिंक भेज रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी ज्यादा अपने पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू अनदर लिंक।